देखो कल आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आपने पढ़ा कि अगर किसी भी बॉडी पर क्या है, टॉर्क अगर जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। अगर क्या था, इफ टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ऐसा पढ़ा था आपने कि जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यहां से एक रिजल्ट और इसमें आगे कर लेते हैं रिजिड बॉडीज के लिए। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लिख रहे थे? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। रिजिड बॉडीज के लिए क्या लिखा था? L इक्वल्स आई ओमेगा। इट मीन्स कि आई ओमेगा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वी कैन से I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। एक चीज और देखो, आपने ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर देखो आपने ऐसे लिखा था ना, F इज इक्वल टू dp बाय dt, और फिर फोर्स को जब आपने क्या कर दिया था, जीरो, है ना, ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया था। ये वाली चीज क्या थी? ये आपने पहले पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन में, इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इंपल्स, लीनियर इंपल्स। वहां पे आपने पढ़ा था लीनियर इंपल्स। तो अगर फोर्स जीरो है तो लीनियर इंपल्स भी जीरो। तो आप वहां पे एक बात और लिख सकते थे, if linear impulse is zero, if linear impulse is zero, then linear momentum is conserved। उस केस में लीनियर मोमेंटम आपका क्या था? कंजर्व था। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे आपने क्या लिखा था? टाउ इक्वल्स डी एल बाई डी टी, टाउ इक्वल्स डी एल बाई डी टी, और डी एल इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन टाउ डी टी। तो ये तो आपका क्या आ जाता था? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और या इसको क्या लिख लो, डेल्टा ई लिख लो। दिस फैक्टर इज नॉन एज एंगुलर इंपल्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एंगुलर इंपल्स। दिस इज एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। ध्यान रहे, ये लिख लो दोबारा से, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इट इज इक्वल टू टाउ डी टी। ये एंगुलर इंपल्स है। तो यहां पे भी क्या कहोगे कि इफ एंगुलर इंपल्स इज जीरो, if angular impulse is zero, if angular impulse is zero, then angular momentum remains conserved। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अब इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बहुत फिनोमेना बेस्ड है, बहुत फिनोमेना बेस्ड है। जैसे कि आपने स्केटिंग वाले लोगों को देखा होगा, देखा है स्केटिंग वालों को? पहली बात तो ये बताओ, स्केटिंग सुना है? स्केटिंग सुना है क्या? क्या होता है स्केटिंग? क्या होता है स्केटिंग में? हाँ, वो पहिए वाले जूते ला के फिर वो करते हैं। तो तुमने अगर किसी को स्केटिंग करते देखा होगा तो तुमने नोट किया होगा कि जब भी वो कभी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है
या कभी स्पीड कम कर रहा है, ऐसा होता है ना, या वो लगातार एक ही स्पीड से घूम रहा होता है। पहले जरा ये सोच के बताओ कि क्या ऐसा हो रहा होता है क्या कि जब भी उसकी कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी उसकी स्पीड घट रही है, कभी वो टर्न करता है, ऐसा होता है क्या? लेकिन क्या उसमें उसकी कोई दूसरा आदमी मदद कर रहा है क्या? कहीं से कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है क्या? नहीं आ रही, लेकिन फिर भी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जिस समय वो अपनी स्पीड बढ़ाता है या घटाता है या फिर टर्न कर रहा होता है, तो उस टाइम वो स्टाइल मार रहा होता है कुछ, है ना? आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा स्टाइल, मतलब क्या तो पहिए लेके घूम रहा है तो बड़ा स्टाइलिश हो रहा है। तो एक्चुअल में दैट स्केटर इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो फिजिक्स पता नहीं जानता है कि नहीं जानता, पर मतलब एक्चुअल में उसके पीछे यही फिनोमेना बेस्ड है। क्या फिनोमेना? या फिर दूसरा, वो जो डांसिंग गर्ल है ना, जो डांसिंग गर्ल है, वो भी यही फिनोमेना, इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। देखो स्केटर के केस में समझते हैं कि सर ये ऐसा कैसे हो रहा है। स्केटर के जो स्केटिंग वाला जो है उसके केस में देखो कि क्या हो रहा है कि मान लो कि ये कोई स्केटर है, ये पहिया लगा दिया, ठीक है। ये बात हमने पहले डिस्कशन किया है। क्या डिस्कशन किया है कि जो ह्यूमन बॉडी है, देखो बिल्कुल जो पहली क्लास थी रोटेशन की, उसमें हमने क्या कहा था कि रिजिड बॉडी की डेफिनेशन दी थी। तो हमने उस टाइम पे बताया था कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट रिजिड बॉडी। तो अब जरा सोचो कि अगर ये जो स्केटर है, ये अगर अपना हाथ ऐसे बांध के खड़ा है, मतलब ऐसे, और मैं खड़ा नहीं जब चल रहा है ऐसे, तो लेट अस से कि इस टाइम पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई था और एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा थी जिससे वो घूम रहा है, ठीक है। अब अगर ये आदमी क्या करता है, हाथ बाहर की तरफ निकाल देता है, जैसे ही आदमी हाथ बाहर की तरफ निकालेगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है क्या? इसके एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है? जीरो। इट मींस एंगुलर मोमेंटम तो क्या है? कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। इट मींस आई इंटू ओमेगा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। जब ये हाथ बाहर की तरफ निकालेगा तो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि घटा? कैसे घटा भैया यार? अगर भैया मास का आपने क्या कर दिया, आर बढ़ा दिया ना, तो इस बार इसका आई की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। अगर आई की वैल्यू बढ़ गई और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। उस समय ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब उसको स्पीड बढ़ानी होगी तो वापस से क्या कर लेगा? ये अपने हाथ अंदर की तरफ ले आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस केस में क्या होगा? घट जाएगा और ओमेगा बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ दैट स्केटर मैनेजेस द स्पीड। जब उसको स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है, तो बेसिकली क्या, अच्छा वो कई बार बेसिकली क्या होगा? बैंड भी हो जाता है। बेसिकली क्या होगा? कई बार बैंड भी हो जाता है। सारा कुल मिला के किसका खेल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा करता है। इसी तरह से सेम वही, वो जो डांसिंग गर्ल है उसका भी सेम वही फिनोमेना है कि वो जब हाथ बाहर को लेके जाएगी तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम ही फाइंड आउट करना है। इनिशियल और फाइनल दोनों को क्या करना है? बराबर। आप अगर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो सिंपल एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा। बिल्कुल एक ही तरह का क्वेश्चन है। उसमें हल्का फुल्का क्या कर देंगे, मास वास का चेंज करते रहते, बट हाँ इससे लगभग जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसमें एक क्वेश्चन लगभग हर साल नीट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नोट कर लिया ये सारा? अरे कर लिया क्या? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि मोमेंटम तो, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम तो क्या है? कंजर्व। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी? ये बताओ आप। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व।
अब ये देखेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, वो अभी क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू डिस्कशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे। बट बिल्कुल दिमाग में एक बात ध्यान रहे, नोट कर ले आप, नोट कर ले, देयर इज नो रिलेशन between kinetic energy and angular momentum। दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में। काइनेटिक एनर्जी पहले से कम भी हो सकती है, पहले से ज्यादा भी हो सकती है, वो अभी बताते हैं। अभी आपको कि ऐसा क्यों हुआ, अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई आदमी है, हाथ अभी इसके अंदर है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी इस टाइम पे 10 रेडियन पर सेकंड है। कितनी है? 10 रेडियन पर सेकंड। और लेट अस से कि इसका इस टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इस स्केटर ने क्या किया कि अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दिए। जब इसने ऐसा किया तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से कितना हो गया? 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। What is the angular velocity in this case? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हमने। तो एंगुलर मोमेंटम तो क्या है? कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो I इंटू ओमेगा इट शुड बी इक्वल टू 20 इंटू न्यू ओमेगा। तो भैया नई ओमेगा कितनी आ गई? 25 रेडियन पर सेकंड। देखो आपकी एंगुलर स्पीड बढ़ चुकी है, एंगुलर स्पीड बढ़ चुकी है। चलो ये तो समझ में आ गया। तो देखो जब ये जो बात हम कर रहे थे वो यहाँ से न्यूमेरिकली वैल्यू भी आ गई कि पहले ओमेगा कम था, हाथ बाहर करने से ओमेगा की वैल्यू ज्यादा आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आपसे पूछूं तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में क्या होगी? हाफ ऑफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ, पहले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 50 और ओमेगा था 10 और उसका स्क्वायर, तो ये तो कुछ कितना आ गया? 2500 जूल आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I कितना है बाद का? 20 और ओमेगा कितना आया? 25 इंटू 25, ये आ गया 6250 जूल। There is increase in kinetic energy. There is increase in kinetic energy. Now the question is, तो ये बात तो समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। सवाल ये है कि सर ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, पहले कम काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, और अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है तो इसके लिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम से किसी ना किसी ने क्या किया होगा? वर्क डन किया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो ये एक्स्ट्रा जो काइनेटिक एनर्जी आई ये कैसे आई? किसने वर्क डन किया? क्या कहीं से कोई बाहर से कोई आया क्या? अरे बाहर से कोई किसी ने हेल्प करी क्या उसकी? फिर कैसे हुआ? फिर ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ कैसे गया? अरे भैया ये आपको ध्यान है ना कंजर्वेशन ऑफ क्या एनर्जी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सोचो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? अरे हुआ है ना। इट मींस इधर ना, इधर जितने भी फैक्टर लिखे हुए इनमें से किसी ना किसी ने काम किया है। किसने काम किया है? बताओ 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 बताओ। अच्छा ऐसा भी होगा कि कुछ समय के बाद स्केटर बेचारा थक भी जाएगा? बताओ क्यों थक जाएगा? यस इंटरनल, बेसिकली वो भैया आप लोग भोजन करते हो किस लिए करते हो? एनर्जी के लिए।
यहां पे जो ये एनर्जी आई है ये इंटरनल फोर्सेस के कारण से आई है। वो हाथ जो बाहर कर रहा है, अंदर कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, उस सब के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? वो सब के लिए ये जो भी चेंज इन है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, दैट इज डन ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल फोर्सेस। किसके बिहाफ पे हो रहा है सारा का सारा? इंटरनल फोर्सेस के बिहाफ पे। बोलो क्लियर है इतनी बात? किसके बिहाफ पे हो रहा है? इंटरनल एनर्जी के बिहाफ। तो काइनेटिक, अच्छा अब मैं ये बात कह सकता हूं कि सर हमेशा काइनेटिक एनर्जी का चेंज, हमेशा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या? अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, ये कहना सत्य है कि असत्य है? असत्य है। क्योंकि अगर उल्टा केस करवा ले तो, अगर यह सवाल में उल्टा भी तो पूछ सकता था कि इस बार हाथ बाहर है फिर अंदर कर लिए, तो इस बार बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आया था ना, इनिशियली आती फाइनली आती। आई कुछ बात समझ में? यानी कि सारा का सारा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बाई चांस हो सकता है किसी केस में क्या हो जाए, सेम भी आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अरे भैया क्लियर है क्या? और सवाल कर दिया जाए? चलो तो और क्वेश्चन देख लो आप। ये ऐसा है क्वेश्चन, देखो ये डिस्क है, इट इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल में ये रोटेट कर रही है, इसका मास m है, रेडियस r है, एंड इट इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये समझ आ गया ना? बिल्कुल ऐसे डिस्क के बिल्कुल सेंटर पे कुछ लगाया होगा, उसी के अबाउट घूम रही होगी कुछ। अब हमने क्या किया, टू masses m each are gently placed on two diametrically opposite points of the disk. इस आइडिया पे इस क्वेश्चन आना लगभग तय है, आप ये मान के चलो। जेंटली प्लेस्ड करने का मतलब वो यूं कहना चाह रहा है कि मैंने कोई टॉर्क में बदलाव नहीं किया, यही मतलब है जेंटली प्लेस्ड करने का मतलब, कि हमने इस तरीके से आराम से रखा कि टॉर्क में कोई चेंज नहीं आया। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? कि सर यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? 0। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई क्वेश्चन इज, ये तो चलो क्वेश्चन कर लेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम? अगर मैं आपको कहूं कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस केस, इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? The linear momentum of this system is conserved, of this disk is conserved. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू। कितने लोगों का मानना है सर कि ट्रू स्टेटमेंट है? फिर फॉल्स होगी सर? फॉल्स है तो कितने लोगों का मानना है कि फॉल्स है? क्यों है फॉल्स है? क्यों? यस, यहां पर ये जो फोर्स लग रही है, ये कौन सी फोर्स है भैया? हिंज्ड फोर्स लग रही है, और हिंज्ड फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
लीनियर मोमेंटम इस केस में आपका कंजर्व नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। बाकी क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं। देखो पहले आप देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल इसका मोमेंट डिस्क है, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ एम आर स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। ठीक बात है। बाद में क्या होगा, अब आपने यहां पर क्या कर दिया, आपने बाद में क्या कर दिया, यहां पर भी दो पार्टिकल्स रख दिए जिनका मास वही था जो कि डिस्क का था, बट दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स, बट दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स। तो बाद वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको तो मैं लिख लेता हूं कि तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। बाद वाले केस में क्या होगा, मैं कहता हूं कि बाद वाले केस का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं हम। एक तो इसका डिस्क का इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो तो हाफ एम आर स्क्वायर, और इन दोनों का भी आएगा, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का भी आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम आर स्क्वायर, और उसका भी एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो एल एफ आपका कितना आ गया 5/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। एल आई शुड बी इक्वल टू एल एफ, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 5/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 5। बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत हुई क्या बेटा, इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से करने में कोई दिक्कत हुई क्या, क्या हो गया? देखो दोबारा से देख लो इसको भाई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या आएगा कि एक तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है हाफ एम आर स्क्वायर, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ एम आर स्क्वायर, और ये और पार्टिकल रखा है एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर। फिर सॉल्व कर लीजिए, करो नोट जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास और ये नीट में आया हुआ सवाल है। एक राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through the center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega about the same axis। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ जो डिस्क हुआ है अब ये इसका क्या बताना है, इस कॉम्बिनेशन की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। बताओ जरा एक बार करो ट्राई। क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है, बताओ आंसर बताओ। सी ऑप्शन, अच्छा बताओ भी बताओ। पहले से जो डिस्क घूम रही है वो कौन सी है I1 वाली, तो इनिशियल इनर्शिया तो कितना हो गया I1 और उसकी वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, इट शुड बी इक्वल टू, बाद में कितना हो गया दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ गया इनटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज I1 ओमेगा डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ये हो गया।
बताओ इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था क्या? अरे कुछ मुश्किल था इस क्वेश्चन में? एक और क्वेश्चन देखो, कर लिए क्वेश्चन लोग? एक क्वेश्चन ये है आपका, ये रिंग है, क्या है? रिंग। जिसका मास m और रेडियस क्या है? r। इनिशियली ये ओमेगा से क्या कर रही है? अपने एक्सिस के अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करने लग रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 4 पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स का मास कितना है? कैपिटल M। उनको आपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर रख दिया, यानी एक यहां पर, एक यहां रखा, एक यहां रख दिया और एक यहां, इस तरह से रख दिया। दे ऑल आर प्लेस्ड जेंटली ऑन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसका फाइनल ओमेगा कितना होगा ये बताना है आपको। बताओ जरा जल्दी से बताओ, सब लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो एक बार। सेम वही करना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन दो आपको, दो ऑप्शन। अच्छा, इनका मास अलग है, इनका मास स्मॉल है, रिंग का कैपिटल है। बताओ इसका आंसर। करने दो, सबको करने दो। देखो भाई, इनिशियल तो सिर्फ रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr² इंटू ओमेगा। फाइनल अगर बात करें तो ये और ये सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तो क्या आ रहा है? सेम। लेकिन इसका रिंग का खुद का भी तो है, mr² ओमेगा डैश प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr², इसका भी mr², इसका भी mr², इसका भी mr²। 4 स्मॉल mr² ओमेगा डैश, दोनों को इक्वेट कर दो। mr² ओमेगा इज इक्वल टू r² ओमेगा डैश कैपिटल M प्लस 4m। ओमेगा डैश इज कैपिटल M ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 4m। आप इतना कर लो, इतने इस पे भेजो क्वेश्चन से आप मॉड्यूल से उनकी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बाकी अगली क्लास में करो।